हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर से संबंधित थ्योरी देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एक या दो दो चैप्टर करके एक वीडियो में कंबाइन करके देखेंगे, ठीक है। यदि आपको एक बार में समझ ना आए तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार ऐसे करके प्ले कर करके देखें और उसको याद करते चलें, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में वो इसी में से लगभग मिलते जुलते आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इससे पहले क्या देख लिए थे हम लोग, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या है? यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सभी आंतरिक व बाह्य कार्यों का नियंत्रण करता है। अब हमने पहला पढ़ा था इससे पहले कि ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों क्या हैं, सेम ही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में वहाँ पे उसका क्या था, स्पेसिफिकेशन, तो यहाँ भी है। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सभी आंतरिक एवं बाह्य कार्यों का नियंत्रण करता है। सिस्टम और यूजर के मध्य क्या करता है, ये इंटरफेस स्थापित करता है, ठीक है। जैसे कि उसमें भी करता था, कौन सा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। और यह कंप्यूटर का एकमात्र ऐसा प्रोग्राम है जो बूटिंग से लेकर के शट डाउन तक कार्य करता है। बूटिंग से लेकर के स्टार्ट होता है, वहां से लेकर के जब वो शट डाउन होता है, बंद होता है, तब तक यह कार्य करता है। अर्थात हार्डवेयर को मदद करने वाले प्रोग्रामों का समूह है, ठीक है। हार्डवेयर को क्या करने वाला, हेल्प करने वाला प्रोग्रामों का समूह। प्रोग्रामों का समूह क्यों बोल रहा है, क्योंकि यह सॉफ्टवेयर है। तो प्रोग्रामों का समूह मतलब क्या, सॉफ्टवेयर। तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि हार्डवेयर को हेल्प करने वाला क्या है, सॉफ्टवेयर है, जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में क्या कम्युनिकेशन का कार्य करता है। जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में, ठीक है, जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में क्या करता है, कम्युनिकेशन का कार्य करता है, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम वह महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके बिना हार्डवेयर का कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो उसमें हम लोग कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी वहां पे नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा तब उसी में क्या है, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलेगा। और जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो भी कब चलेगा, जब ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है वो लोग को, ठीक है। तो यदि ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, हार्डवेयर का कोई कार्य नहीं रह सकता, वहां पे कोई कार्य, कोई उपयोग ही नहीं रह जाएगा उसका, ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉइड, डॉस आदि है, ठीक है। ये सब महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज जो आता है, लिनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉइड, डॉस इत्यादि, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर, इसमें होता क्या है वो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हार्डवेयर है सबसे बाहर या फिर अंदर जो भी मान लेते हैं, और यूजर है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या क्या आता है वो यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे लिखा है पेंसिल से, ठीक है, कि जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर के बाद क्या आता है, कर्नल, कर्नल के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसी में क्या रहता है, सेल। फिर उसके बाद क्या आता है, सेल, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन के बीच में क्या आ रहा है, सेल आ रहा है, ठीक है। फिर सेल के बाद क्या आया, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद क्या आता है, यूजर, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे एक ऐसा किया गया है। अब इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे मान लो क्या है, एक यूजर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक यूजर है, ये यूजर है, ठीक है। अब यूजर जो है वो क्या करेगा, यूजर कोई कुछ काम करना चाहता है, जैसे कि क्या, ड्राइंग बनाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, एक एप्लीकेशन, स्पेसिफिक कार्य है, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लगेगा उसके लिए, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसके बाद यूजर के बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको रन करने के लिए क्या जरूरी है, इसको रन करने के लिए जरूरी है क्या, ऑपरेटिंग, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी है, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर जरूरी है, लेकिन ये सीधा इससे जुड़ नहीं सकता, तो उसको मध्यस्थता का कार्य कौन करता है, यहाँ पे सेल करता है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बीच में कौन आएगा, सेल आएगा। फिर सेल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से जोड़ता है किसको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या करता है, सेल, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में आ गया। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बाद क्या करेगा, उसको, जैसे कि हम लोगों को क्या करना है, ड्राइंग बनाना है, तो ड्राइंग कैसे, ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ी ना बनाएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से तो बना रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, हार्डवेयर चाहिए होगा, जैसे कि मॉनिटर, तब तो हम लोग उसको देख पाएंगे, क्या ड्राइंग बनाएंगे उसको। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, अब किससे जुड़ेगा, हार्डवेयर से। हार्डवेयर मतलब कि कोई मॉनिटर से मान के चलिए जुड़ता है, ठीक है। तो मॉनिटर से जुड़ेगा तो ये डायरेक्ट नहीं जुड़ पाता मॉनिटर से, इसके लिए क्या चाहिए रहता है, एक क्या, प्रोग्राम का समूह, मतलब कि एक और सॉफ्टवेयर चाहिए रहता है, उसको क्या बोलते हैं, कर्नल। ये जो कर्नल रहता है वो किससे किसको जोड़ता है, कर्नल जो है वो किसको जोड़ता है,
ऑपरेटिंग सिस्टम और किसको, इधर मॉनिटर मतलब कि ये हार्ड डिस्क को, ठीक है, हार्ड डिस्क नहीं हार्ड ड्राइव को जोड़ता है, ठीक है, ये हार्ड ड्राइव को जोड़ता है, ठीक है, हार्डवेयर को, मतलब कि हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन जोड़ता है, कर्नल एक दूसरे से जोड़ता है, तो उनके बीच में मध्यस्थता का कार्य करता है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं आगे। यहाँ पे क्या दिया है, पहले तो हार्डवेयर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि आर्किटेक्चर का मध्य भाग क्या है, हार्डवेयर है जो कर्नल से जुड़ा है। जो हार्डवेयर रहता है वो किससे जुड़ा रहता है, कर्नल से। और हार्डवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट होता है जिसे हम टच कर सकते हैं, जैसे सीपीयू एवं मॉनिटर। इन्हीं हार्डवेयर को चलाने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। जो सीपीयू है, मॉनिटर है, सब हार्डवेयर है क्योंकि इसको हम लोग टच कर सकते हैं, तो इनको चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसे प्रोग्राम लिखे होते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम का समूह होता है, ठीक है। इसलिए बोल रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसे प्रोग्राम लिखे होते हैं जो हार्डवेयर को यह बताते हैं कि उसे कैसे और क्या कार्य करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यह नियंत्रित करता है और उनको समन्वित कर रहा है। क्या, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है किसको, हार्डवेयर को क्या कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है और उनको समन्वित कर रहा है, ठीक है। तो ये है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य, और ये हार्डवेयर हो गया, ठीक है। हार्डवेयर को हम लोग समझ गया क्या है। अब कर्नल क्या है, तो कर्नल एक प्रोग्राम का समूह है जो हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थता। अब सबसे पहले क्या आया, एक हार्डवेयर, ठीक है, सीपीयू। अब सीपीयू और जो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब कि जो क्या है, वहां पे क्या रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। तो किसके किसके बीच में, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बीच में कौन लिंक प्रोवाइड कराएगा, कर्नल, ठीक है। तो कर्नल जो है इन दोनों के बीच में एक ब्रिज के जैसा कार्य करता है, किसके किसके, हार्डवेयर के और सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके और किसके बीच में, हार्डवेयर के बीच में। ये जो कर्नल है, कर्नल ये क्या कराता है, एक ब्रिज के जैसे कार्य करता है, ठीक है। कर्नल जो है प्रोग्राम का एक समूह है जो हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। फिर उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम लोग अंदर से ऐसे बाहर निकलते जा रहे हैं, इस ये जो यहाँ पे दिया गया है आर्किटेक्चर, उसमें सबसे अंदर में क्या है, हार्डवेयर। फिर उसको जो उसके बाद क्या आया, कर्नल। क्यों, क्योंकि जो है हार्डवेयर से कर्नल क्या रहता है, सटा हुआ रहता है। क्यों, क्योंकि जो कर्नल है वो हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को जोड़ता है, एक दूसरे से मध्यस्थता का कार्य करता है। तो कर्नल के बाद अब क्या आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो चित्र के अनुसार ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं दिया है यहाँ पे, लेकिन ये जो है क्या बोलना चाहते हैं उसको पढ़ लेते हैं एक बार। लेकिन मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ एरो करके, ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नल के बाद क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चित्र के अनुसार ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए, किसके किसके, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए या फिर मध्यस्थता कराने के लिए कौन कार्य करता है, कर्नल कार्य करता है, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम वह महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के वह सभी आधारभूत कार्य के लिए आवश्यक है। क्यों, क्योंकि जो है जो भी कार्य करना है हम लोग को, उसके लिए क्या, स्पेसिफिक कार्य के लिए क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कब चलेगा, जब ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा तब। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम वो महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के वह सभी आधारभूत कार्य, जो एकदम बेसिक कार्य हैं, उनके लिए आवश्यक है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, कर्नल के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद सेल। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो यहाँ पे सीधा कर्नल के बाद सेल दिया है। तो सेल क्या है, ये क्या है, सेल एक प्रोग्राम का समूह है, मतलब प्रोग्राम का ये क्या है, एक ग्रुप है। मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है। मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम में ही कहीं पे है, उसका भाग है। और इसका कार्य क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मध्यस्थता। अब क्या है, हार्डवेयर है, उसके बाद क्या है, कर्नल। कर्नल के बाद में क्या आ रहा है, सेल आ रहा है, सेल नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद में क्या आ रहा है, यहाँ पे सेल। सेल क्या कर रहा है, सेल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कराता है, एक फील्ड प्रोवाइड कराएगा, किसके लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए, ताकि वो वहां पे क्या चले, मतलब वहां पे उसको यूज कर सकें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। उसके लिए क्या करेगा, एक फील्ड प्रोवाइड कराएगा, कौन, ये जो ऑपरेटिंग क्या बोलते हैं, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और वो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसके बीच में लिंक कौन करेगा, उन दोनों के बीच में मध्यस्थता का कार्य कौन करता है, सेल करता है, ठीक है। तभी तो ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो फील्ड प्रोवाइड कर रहा है जिसमें उसको कार्य करना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, वो उससे जुड़ पाता है, किसके चलते, सेल के चलते, ठीक है। तो सेल क्या करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में मध्यस्थता का कार्य करता है। फिर आता है क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सेल के बाद क्या है, कौन सा जुड़ा हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल होने के बाद ही कार्य में आता है। क्यों, क्योंकि ये जो है उसको एक फील्ड प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अर्थात बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि
उसको चलने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि वो उसको एक फील्ड प्रोवाइड कराता है जिसमें वो कार्य कर सके, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल होने मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल होने के बाद ही कार्य में आता है कौन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन नहीं कर सकते, ठीक है। अब यूजर क्या है, लास्ट में आता है यूजर, क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे हमको क्या कार्य करना है, ड्राइंग, तो ड्राइंग के बाद क्या हम जुड़ रहे हैं ना किससे, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं, तो ड्राइंग और हमारे बीच में कुछ नहीं है, इसलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एक जैसे ड्राइंग फोटोशॉप आ गया, तो फोटोशॉप को कौन कर रहा है, यूजर, तो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो फोटोशॉप है, उसके बाद क्या आ रहा है, यूजर, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, यूजर। तो यूजर वह व्यक्ति है जो कंप्यूटर सिस्टम का प्रयोग करता है और सबसे पहले स्तर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में कोई लिंक नहीं रहता, मतलब ये दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। और यूजर और हार्डवेयर के बीच में क्या क्या आता है, मध्यस्थता का कार्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, यूजर और हार्डवेयर के बीच में मध्यस्थता का कार्य करते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य कार्य है वो क्या क्या है। तो सबसे पहला क्या है, प्रोसेसिंग प्रबंधन, मतलब कि प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब कि जो सीपीयू रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। किसके द्वारा, सीपीयू जो है ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ओएस के द्वारा ही क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। फिर मेमोरी प्रबंधन, सभी आंकड़ों एवं सूचनाओं को कहाँ सुरक्षित करना है, मतलब कहाँ पे इसको स्टोर करके रखना है, स्टोरेज करके, इनके लिए स्थान प्रबंधन करने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। अब जो है आंकड़ा आ रहा है, मान के चलो रिजल्ट आया कुछ भी, ठीक है, प्रोसेसिंग के बाद, या फिर कोई भी हम लोग उसको इनपुट दे रहे हैं, तो वो कहाँ पे, मतलब उसके लिए कुछ जगह चाहिए ना, वो कहीं पे भी तो नहीं रह सकता, तो उसके लिए जगह प्रोवाइड कौन कराता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जगह का प्रबंधन करता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट का कार्य भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फिर इनपुट आउटपुट युक्ति प्रबंधन मतलब इनपुट आउटपुट यूनिट मैनेजमेंट कौन करता है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कैसे, डाटा को इनपुट यूनिट से पढ़कर प्रोसेस करने के पश्चात आउटपुट तक पहुंचाने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मतलब कि कोई भी हम लोग डाटा दिए, ठीक है, तो डाटा को क्या करेगा, इनपुट यूनिट से, जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम लोग कुछ लिखे वहां पे, तो वहां से पढ़कर, क्या बोल रहे हैं, मान के चलो एप्पल लिख रहे हैं, तो उसको क्या करेगा, पढ़ करके प्रोसेस करेगा कि ये क्या बोला, ठीक है। फिर उसको कहाँ पे ले जाएगा, आउटपुट तक पहुंचाएगा पढ़ने के पश्चात, ठीक है, प्रोसेस करके कहाँ तक पहुंचाएगा, आउटपुट तक। ये जो कार्य है वो क्या करता है और कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फिर क्या करता है, फाइल मैनेजमेंट, फाइल प्रबंधन, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही फाइलों को उचित ढंग से डायरेक्टरी में संग्रहित करने का कार्य भी किया जाता है। जैसे कि हम लोग क्या डायरेक्टरी में बताया था अभी, जैसे एक क्या है, एक फोल्डर ए है, फिर उसके बाद क्या आता है, बी आ गया फोल्डर, उसके अंदर में क्या है, एक फोल्डर एक्स है, उसके अंदर में क्या, एक फोल्डर वाई है। तो ये क्या बना, एक डायरेक्टरी बना, ये जो है ये एक डायरेक्टरी बना ए से लेकर के वाई तक। तो इसको कोई हम लोग को मान के चलो कि यहाँ पे वाई में कुछ सेव करना है इस फोल्डर में, तो इसको यहाँ पे जो सेव कर रहे हैं उसको कौन मैनेज कर रहा है, फाइल प्रबंधन का कार्य कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, ठीक है। तो ये एक डायरेक्टरी बना, तो ये क्या बोल रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही फाइलों को उचित ढंग से डायरेक्टरी में संग्रहित करने का कार्य भी किया जाता है, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार क्या क्या है, तो उपयोगिता के आधार पर अलग है ऑपरेटिंग सिस्टम, उपलब्धता के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग है। तो अनुप्रयोग के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे, ठीक है। पहला है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या है, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें सभी कार्यों को एक बैच के रूप में एकत्रित करके प्रोसेस किया जाता है, मतलब एक ग्रुप के रूप में इकट्ठा करके उसको प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया जाता था। किसमें, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया जाता था, जिसमें इनपुट डिवाइस के रूप में पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था इनपुट डिवाइस के रूप में, और इन पंच कार्ड्स में डाटा को बैच के रूप में एक साथ डाल के कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता था, जिसे कंप्यूटर एक के बाद एक प्रोसेस करता था, ठीक है। अब बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार इनपुट देने के पश्चात मानव हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था। इसके द्वारा बिल प्रिंटिंग, पैरोल, सांख्यिकी विश्लेषण इत्यादि बनाने में किया जाता था, ठीक है। अब बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरेक्टिव है, ठीक है। नॉन इंटरेक्टिव इसलिए क्योंकि एक बार इसमें हम लोग इनपुट दे देते हैं, उसके बाद हस्तक्षेप नहीं कर सकते कुछ भी कि चेंज कर लें ये वो नहीं, ठीक है। तो इंटरेक्टिव नहीं है ये, तो इसलिए नॉन इंटरेक्टिव, ठीक। अगला है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रयोग तब किया जाता है जब हम रियल टाइम के डाटा पर कार्य कर रहे होते हैं। ऐसा डाटा जिन पर प्रोसेस करके एक निश्चित समय में रिजल्ट दिया जाना होता है, जैसे रॉकेट लॉन्चिंग,
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रियल ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें, ठीक है। अब यह मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक सिस्टम के आउटपुट को दूसरे सिस्टम के इनपुट की तरह उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग मशीनरी, वैज्ञानिक उपकरणों और औद्योगिक प्रणालियों को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग मशीनरी, वैज्ञानिक उपकरण और औद्योगिक प्रणालियों को नियंत्रित करने के लिए भी उपयोग में किया जाता है, ठीक है। अब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। और इसका क्या क्या है उदाहरण, आरटी लिनक्स, VxWorks, RTX और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम हार्ड रियल टाइम सिस्टम का एक उदाहरण है। कौन सा, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम हार्ड रियल टाइम सिस्टम का एक उदाहरण है, ठीक है। अब अगला आता है इसमें तीसरा, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक ऑपरेशन या प्रोग्रामों को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है। और प्रत्येक भाग को प्रोसेस करने के लिए CPU द्वारा एक निश्चित समय दिया जाता है। इस निश्चित समय को टाइम स्लाइस कहते हैं और समय अनुसार उपयोगकर्ता के प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हीं टाइम स्लाइस के अनुसार प्रोसेस करता है। क्या बोल रहा है इसमें, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें एक से अधिक जो भी ऑपरेशन या प्रोग्रामों को जो छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक भाग जो छोटा छोटा भाग है उसके लिए CPU द्वारा एक निश्चित समय दिया जाता है, ठीक है, उसको प्रोसेस करने के लिए। और इस निश्चित समय को क्या बोलते हैं, टाइम स्लाइस बोलते हैं। तथा इस समय अनुसार जो है ना उपयोगकर्ता के प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हीं टाइम स्लाइस में क्या करता है, उनके अनुसार प्रोसेस करता है, ठीक है इसमें। और इनपुट देने और आउटपुट प्राप्त करने के बीच के समय को टर्न अराउंड समय कहते हैं। क्या बोलते हैं, टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं। इनपुट देने और आउटपुट प्राप्त करने, इनपुट से लेकर के आउटपुट के बीच के समय को टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। किसी प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हिस्सा को मुख्य मेमोरी में लाना स्वैपिंग कहलाता है। किसी भी प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए जो आवश्यक हिस्सा है उसको मुख्य मेमोरी मतलब कि रैम में ला रहे हैं, ठीक है, रैम मुख्य मेमोरी है तो उसमें लाना उसको क्या कहलाता है, स्वैपिंग कहलाता है। अब हार्ड डिस्क उदाहरण क्या है इसका, हार्ड डिस्क से प्रोग्राम को किसमें, रैम में लाने की क्रिया स्वैपिंग है, ठीक है। हार्ड डिस्क है वहां से रैम में लेके जा रहे हैं, रैम क्या है, मुख्य मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी है, वहां पे लेके जा रहे हैं, उसको स्वैपिंग कहलाएंगे, ठीक है। अब सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार में एक ही उपयोगकर्ता कार्य कर सकता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम क्रियान्वयन की समय सीमा को वरीयता न देकर प्रोग्राम की जो सरलता तथा उपयोगकर्ता को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने पर जोर दिया जाता है। इसका उदाहरण क्या है, MS-DOS। मतलब इसमें जो है एक बार में एक उपयोगकर्ता क्या कर सकता है, इसको उपयोग कर सकता है। फिर दूसरा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें क्या, प्रोग्राम क्रियान्वयन की जो समय सीमा उसको वरीयता न देकर, मतलब इसमें समय का कोई बाउंडेशन नहीं है, इसमें जो है सरलता को और उपयोगकर्ता को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने पर क्या किया जाता है, जोर दिया जाता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में एक से अधिक उपयोगकर्ता को कार्य करने की अनुमति देता है, ठीक है। इसमें एक से अधिक उपयोगकर्ता एक बार में एक समय पर कार्य कर सकते हैं। इसमें कई उपयोगकर्ता एक ही समय में कंप्यूटर पर स्थित एक ही डाटा का उपयोग तथा प्रोसेस कर सकते हैं। अगला है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाइंट सर्वर मॉडल पर कार्य करता है। किस पर, क्लाइंट सर्वर मॉडल पर कार्य करता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल पर कार्य करता है। उदाहरण के लिए यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज ये सब है, ठीक है। अब आता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले क्या था, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, अब मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में एक से अधिक कार्य करने में सक्षम होते हैं वो क्या है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। टास्क और मल्टी मतलब एक से अधिक टास्क, क्या बोलेंगे, मल्टीटास्क। तो मल्टीटास्किंग मतलब एक समय में एक से अधिक कार्य करने के लिए सक्षम हो, उसको क्या बोलेंगे, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। उदाहरण के लिए विंडोज XP, विंडोज 7 ये सब, ठीक है। अब क्या, एप्लीकेशन के आधार पर हम लोग देख चुके हैं किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब उसका क्या, अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता के आधार पर देखेंगे, ठीक है। तो पहला आता है क्या, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड सबके लिए उपलब्ध रहता है, ठीक है। कोई भी अपनी आवश्यकता अनुसार इस सोर्स कोड में परिवर्तन कर उपयोग कर सकता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी का अधिकार नहीं होता, न ही उपयोगकर्ता को कोई शुल्क चुकाना पड़ता है। ये क्या रहता है, ये फ्री रहता है, इसको फ्री में यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको ओपन सोर्स बोलते हैं। और ये जो है ना सोर्स कोड इसका जो रहता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सोर्स कोड रहता है वो सबके लिए उपलब्ध रहता है और आवश्यकता अनुसार जो उपयोग करता है इसका सोर्स कोड में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। इसमें
इसमें किसी का अधिकार नहीं होता, न ही उपयोगकर्ता को कोई शुल्क चुकाना पड़ता है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, लिनक्स, उबंटू, कुबंटू। इसमें जो उबंटू, कुबंटू ये सब रहेगा ना, उसको क्या करना है, याद करना है, ये ओपन सोर्स में आएगा, ठीक है। उबंटू, कुबंटू, लिनक्स, फिर लिनक्स का और क्या, ये फ्री RTOS, फ्री बोल रहा है मतलब, तो ये क्या है, ओपन सोर्स ही है, ठीक है। तो फ्री RTOS और ओपन फ्री BDS, फिर और आगे आ जाएगा क्या बोलते हैं, OS स्यूज लिनक्स, लिनक्स का जो आएगा वो भी आएगा। फिर उसके बाद क्या है, मैड्रिवा, डेबियल, एलिव, उबंटू स्टूडियो, इसमें भी उबंटू आ गया, ये भी हो जाएगा। फिर फेडोरा है, फिर इधर क्या मिनिक्स और रिएक्ट भी है, फिर सैवियन, फिर मैपिस, पार्डस, स्लैकवेयर, डायनाब्यूलिक और ड्रीम लिनक्स और सिलेबल, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स वाले हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है कमर्शियल या फिर क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये क्या होता है, क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सोर्स को गुप्त रखा जाता है। वह ऑपरेटिंग सिस्टम को उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता को शुल्क चुकाना पड़ता है। मतलब क्या है, सोर्स कोड को गुप्त रखते हैं और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता को शुल्क चुकाना पड़ता है, ठीक है। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और क्या क्या है इसमें, विंडोज, मैक OS, QNX, स्काई OS, प्लाज्मा, वैक्स अल्फा, ये सब क्या है, ओपन सोर्स ना होकर के क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अब तीसरा है क्या, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल फोन में उपयोग किए जाते हैं। मोबाइल में प्रयुक्त गूगल का एंड्रॉयड OS एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि एप्पल का आईफोन OS एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है, ठीक है। अब एंड्रॉयड जो है वो एंड्रॉयड के कुछ वर्जन जैसे कि मार्शमैलो, लॉलीपॉप, किटकैट, गिंगरवेड, एक्लियर, कपकेक, ओरियो, डोनट, ये सब क्या है, एंड्रॉइड के कुछ वर्जन है, ठीक है। एंड्रॉइड जो है वो गूगल का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। फिर iOS, ये किसका है, आईफोन OS, मतलब आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये एप्पल के आईफोन में उपयोग होता है, ठीक है, iOS। और ब्लैकबेरी OS ये किसका है, रिम, मतलब कि रिसर्च इन मोशन, ठीक है, रिसर्च इन मोशन इसका है। फिर विंडोज OS, ये विंडोज फोन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये विंडोज फोन में प्रयोग किए जाने वाला क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज OS, ठीक है। फिर बाड़ा, ये क्या है, सैमसंग के द्वारा प्रयोग किया गया था ये, पर अब प्रयोग में नहीं लिया जाता है, कौन सा, बाड़ा, ठीक है। फिर पाम OS, ये क्या है, 1996 में बनाया गया था, बाड़ा में इसका प्रयोग किया जाता था, अब प्रयोग में नहीं लिया जाता है, ठीक है। कौन सा, पाम OS, बाड़ा में, मतलब किसमें किया गया था, इसको PDA में बनाया गया था और अब प्रयोग में नहीं लिया जाता है इसको, ठीक है। PDA में इसको बनाया गया था। अब माइमो, यह नोकिया का क्या है, नोकिया द्वारा डेवलप किया गया था, किसको, माइमो को। और मीगो, यह भी नोकिया और इंटेल के द्वारा बनाया गया था, अब उपयोग में नहीं है। फिर सिम्बियन, ये किसका था, नोकिया का ही था। और टाइजन, यह जो है लिनक्स मोबाइल के लिए बनाया गया था, कौन से मोबाइल के लिए, लिनक्स मोबाइल के लिए बनाया गया था, टाइजन को। अब कुछ इसमें महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या क्या है, यूनिक्स। तो यूनिक्स के बारे में देख लेते हैं। यह एक मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब मल्टीटास्किंग मतलब एक बार में एक से अधिक टास्क कर सकता है, मल्टी यूजर मतलब एक से अधिक लोग यूज कर सकते हैं। टाइम शेयरिंग है मतलब ये क्या हो जाएगा, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब इसमें जो वर्क है उसको क्या छोटे छोटे हिस्से में बांट करके एक एक को टाइम इसमें अलॉट किया जाएगा, ठीक है, CPU के द्वारा प्रोसेस के लिए। तो ऐसा वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। फिर जिसे बिल लेबोरेटरीज के द्वारा केन थॉमसन एवं डेनिस रिची ने विकसित किया था, ठीक है। बिल लेबोरेटरीज के किसने, केन थॉमसन और डेनिस रिची। यूनिक्स को किसने बनाया था, केन थॉमसन और डेनिस रिची ने विकसित किया है। और वेब सर्वर के लिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है, किसके लिए, वेब सर्वर। वेब सर्वर के लिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर कार्य करता है, ठीक है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर कार्य करता है। अब अगला, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटा की सुरक्षा अच्छी होती है, इनमें एग्जीक्यूटिव फाइल्स नहीं चलती हैं, अतः वायरस आने का क्या खतरा कम हो जाता है, ठीक है, वायरस आने का खतरा कम हो जाता है। अब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है, सी भाषा में लिखा गया, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि सी भाषा को क्या असेंबली लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, ठीक है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। अब आगे क्या आ जाता है इसी में, लिनक्स। तो लिनक्स क्या है, इसका प्रयोग नेटवर्क के लिए होता है, ठीक है, इसके लिए नेटवर्क के लिए होता है। यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यह 32 बिट और 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे लिनक्स टोरवाल्ड द्वारा 1991 में बनाया गया था। कब, लिनक्स टोरवाल्ड द्वारा 1991 में, ठीक है, 1991 में बनाया गया था और लिनक्स टोरवाल्ड के द्वारा। और यूनिक्स को
किसने बनाया था? बेल लेबोरेटरीज में केन थॉमसन और डेनिस रिची। केन थॉमसन और डेनिस रिची ने यूनिक्स को बनाया था, लिनक्स को लिनस टोरवाल्ड के द्वारा बनाया गया था 1991 में। अब लिनक्स क्या है? यह भी मल्टी यूजर है, मल्टीटास्किंग है, फिर मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि इसमें क्या था? मल्टी प्रोसेसिंग नहीं था यूनिक्स में, ठीक है। मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर था, लेकिन ये मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ऐसे सॉफ्टवेयर सिस्टम जो लिनक्स कर्नल का प्रयोग करते हैं, उदाहरण उबंटू, फेडोरा, डेबियन, रेड हैट, ओपनस्यूज, सेंट ओएस, लिनक्स मिंट, फिर एलिमेंट्री ओएस, ये सब क्या है? लिनक्स कर्नल का प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। अब आगे क्या आ जाता है? सोलारिस ये क्या है? इसका विकास 1993 में सन माइक्रो सिस्टम द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सन माइक्रो सिस्टम। और जावा को भी किसने किया है? सन माइक्रो सिस्टम ने, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट तथा नेटवर्क की कार्यों के लिए उपयुक्त है। सिस्टम मैनेजमेंट और नेटवर्क की कार्यों के लिए उपयुक्त है। फिर आता है बॉस। यह भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका विकास सीडेक पुणे ने किया था। बॉस को जो है ना, भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है बॉस, जिसका विकास सीडेक पुणे ने किया था। यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसका नवीनतम संस्करण बॉस मूल 9.0 या फिर ऊर्जा है, ठीक है। बॉस मूल 9.0 या फिर ऊर्जा है। अब बॉस के फुल फॉर्म क्या है? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। और सोलारिस, इसका विकास 1993 में सन माइक्रो सिस्टम ने किया था, ठीक है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट और नेटवर्क की कार्य के लिए उपयुक्त था। कौन सा? सोलारिस, ठीक है। अब है एम एस डॉस। यह सिंगल यूजर एक कैरेक्टर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह कमांड लाइन इंटरफेस में कार्य करता है। यह नॉन ग्राफिकल होता है तथा यूजर फ्रेंडली नहीं होता। नॉन ग्राफिकल मतलब एम एस डॉस जो है नॉन ग्राफिकल होता है, उसमें ग्राफिक्स नहीं होते। यह यूजर फ्रेंडली नहीं होता है। कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करने के कारण इस ऑपरेटिंग सिस्टम में सारे कार्य कमांड के माध्यम से होते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करने के कारण ये दिलाता है क्या? कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। इसलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम में सारे कार्य कमांड के माध्यम से होते हैं। यह 16 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका विकास IBM तथा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संयुक्त रूप से 1980-81 में किया गया था। अब आता है MS विंडो। तो यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिक्स इसमें रहता है, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। जैसे विंडोज़ 95, 98, 2000, विस्टा, XP 2003, 2007 तथा विंडोज़ 8 और 10। वर्तमान में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट और 64 बिट का होता है, ठीक है। अब विंडोज़ 11 विंडोज़ का नया वर्जन है, ठीक है। अब आगे है क्या? मैक OS 2001 से एप्पल द्वारा विकसित एवं विपणन की मालिकाना हक वाला ऑपरेटिंग सिस्टम का एक श्रृंखला है। किसके द्वारा विकसित है? एप्पल के द्वारा। और कौन विपणन करता है इसका? मालिकाना हक किसका है इस पे? एप्पल का, ठीक है। यह एप्पल के मैक कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अब अन्य तथ्य, इसमें अपडेट है और अपग्रेड है। दोनों में अंतर क्या है? अपडेट में क्या होता है? जो पुराने फाइल रहते हैं उसको नई फाइलों में बदलना अपडेट कहलाता है। पुराने जो फाइल हैं उसको नई फाइलें में बदलना अपडेट कहलाता है। मतलब पहले वाले को हटा करके वो दूसरा वहाँ पे रख देगा। और अपग्रेड में पुरानी फाइलों में नई फाइलों को जोड़ना, मतलब पुराना जो पहले से है उसमें और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना, वो क्या कहलाएगा? अपग्रेड कहलाता है, ठीक है। अब नोट करके यहाँ पे दिया है बूटिंग। तो बूटिंग क्या होता है? कंप्यूटर के स्टार्ट या रीस्टार्ट होने की क्रिया को बूटिंग कहते हैं। स्टार्ट या फिर रीस्टार्ट करते हैं उस क्रिया को, प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से कंप्यूटर के रैम में लोड होता है। कहाँ पे? हार्ड डिस्क के ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रक्रिया में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्ड डिस्क से रैम में लोड होता है। जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो इसे कोल्ड बूटिंग, तथा जब पहले से ही स्टार्ट कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो इसे वार्म बूटिंग कहते हैं। कोल्ड बूटिंग मतलब बंद है उसको चालू कर रहे हैं, और जो चालू है उसी को फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं, उसको वार्म बूटिंग। अब उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? विभिन्न कंप्यूटरों के एक समूह का क्या रहता है? प्रबंधन करता है और एकल कंप्यूटर जैसे प्रतीत होता है। अलग अलग जो कंप्यूटर है उनको एक समूह मतलब एक ग्रुप के जैसे मैनेज करता है, और एक कंप्यूटर जैसे क्या होता है? दिखाता है, प्रतीत करता है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम का विस्तृत अध्ययन। पहला है MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। अब जुलाई 1981 में माइक्रोसॉफ्ट और IBM के द्वारा इसे क्या किया गया था? बनाया गया था। यह एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि यह कमांड्स के आधार पर कार्य करता है। कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों है? क्योंकि यह कमांड के आधार पर कार्य करता है। इसे कैरेक्टर यूजर इंटरफेस
CUI ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी कहते हैं, क्योंकि यह सिर्फ कैरेक्टर पर आधारित है। सिर्फ कैरेक्टर पर आधारित होने के कारण इसको कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी कहते हैं। इसे नॉन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस NGUI ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ग्राफिक्स नहीं होता। अब इसका मुख्य कार्य क्या है? नई फाइल बनाना, पुरानी फाइलों को हटाना और फाइलों का नाम देना, ठीक है, और कुछ कुछ इसके काम है। सभी फाइलों को सूची बनाना या डायरेक्टरी बनाना, ये भी इसका कार्य है। सभी फाइलों की सूची बनाना और डायरेक्टरी बनाना। अब MS-DOS कमांड क्या क्या आता है इसमें? इंटरनल कमांड, ऐसे कमांड जो MS-DOS की मुख्य फाइल कमांड में पहले से स्टोर रहती है। ऐसे कमांड जो MS-DOS की मुख्य फाइल कमांड में पहले से स्टोर रहती है, इन कमांड्स के द्वारा हम डायरेक्टरीज और फाइल देख सकते हैं। जो पहले से रहता है उसको क्या बोलते हैं? मुख्य फाइल में कमांड जो पहले से रहते हैं उसको इंटरनल कमांड। इन कमांड के द्वारा हम डायरेक्टरीज और फाइल देख सकते हैं। उदाहरण के लिए डेट, टाइम, VAR, DIR, फिर कॉपी एटसेट्रा कुछ इंटरनल कमांड्स हैं। फिर एक्सटर्नल कमांड, ये ऐसे कमांड होते हैं जो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में न होकर अलग प्रोग्राम फाइल के रूप में डिस्क में रहती है, ठीक है। और जो इंटरनल कमांड है वो MS-DOS की मुख्य फाइल में पहले से स्टोर रहता है। मुख्य फाइल में पहले से कमांड में पहले से स्टोर रहता है, ठीक है। और ये जो है एक्सटर्नल कमांड, ये मुख्य मेमोरी में न होकर अलग प्रोग्राम फाइल के रूप में डिस्क में रहती है। जैसे उदाहरण क्या है इसका? फॉर्मेट कमांड, प्रिंट कमांड, हेल्प कमांड, ट्री कमांड, डॉस की कमांड, ठीक है। तो MS कमांड मतलब MS-DOS के कुछ कमांड्स और उनके उपयोग। तो डेट का उपयोग क्यों किया जाता है? डेट कमांड का कंप्यूटर में सेट की गई तारीख को देखने व बदलने के लिए, उसको देख भी सकते हैं और बदल भी सकते हैं डेट कमांड से, ठीक है। तारीख को देखने के लिए, तारीख को देखने के लिए डेट, टाइम को देखने के लिए, सेट की गई समय को देखने के लिए और बदलने के लिए टाइम कमांड। CLS स्क्रीन पर लिखी जो भी सूचना है उसको मिटाने के लिए, CLS मतलब क्लियर्स, ठीक है। तो CLS क्या है? स्क्रीन पर लिखा सूचना है उसको क्या करना है? मिटाने के लिए CLS कमांड। फिर DIR कमांड का डायरेक्टरी को देखने के लिए, DIR से डायरेक्टरी। और CD कमांड क्या है? वर्तमान डायरेक्टरी को देखने के लिए। CD कमांड क्यों दिया जाता है? वर्तमान डायरेक्टरी को देखने के लिए। वर्तमान डायरेक्टरी को देखने के लिए CD कमांड। कॉपी, फाइल कॉपी करने के लिए। REN फाइल का नाम बदलने के लिए, रीनेम करने के लिए। DEL किसी फाइल को डिस्क या फ्लॉपी से हटाने के लिए, डिलीट करने के लिए, DEL डिलीट। और एडिट पहले से बने फाइल में सुधार करने के लिए क्या है? एडिट। और प्रिंट फाइल को छापने के लिए, ठीक है। अब इन फिर क्या है? IP कॉन्फ़िग, तो सिस्टम के IP एड्रेस जानने के लिए, ठीक है। तो IP कॉन्फ़िगरेशन, इसका फुल फॉर्म क्या है? IP कॉन्फ़िगरेशन। तो इस कमांड को क्यों यूज़ करते हैं? सिस्टम के IP एड्रेस जानने के लिए। फिर MD मतलब कि मैक डायरेक्टरी, ठीक है। तो सिस्टम में नए डायरेक्टरी बनाने के लिए MD, और जो पहले से डायरेक्टरी है उसको देखने के लिए CD, ठीक है, CD कमांड। और नया बनाने के लिए MD मैक डायरेक्टरी। और टाइप कमांड क्यों किया जाता है? फाइल के डेटा को देखने के लिए। टाइप कमांड फाइल के डेटा को देखने के लिए, ठीक है। फाइल कमांड टाइप कमांड क्यों? फाइल के डेटा को देखने के लिए। और कॉपी कॉन कमांड नई फाइल बनाने के लिए। नया फाइल बनाना है तो कॉपी कॉन कमांड, ठीक है। फाइल बनाने के लिए कॉपी कॉन कमांड, और मैक डायरेक्टरी बनाने के लिए मैक डायरेक्टरी MD कमांड, और देखने के लिए जो वर्तमान डायरेक्टरी है उसको देखने के लिए CD कमांड, ठीक है। और IP एड्रेस को जानने के लिए IP क्या है? IP कॉन्फ़िग, ठीक। MS-DOS देख लिया। अब हम लोग MS विंडो देखते हैं, ठीक है। तो इसका निर्माण माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 1985 में किया गया था। तब इसका नाम इंटरफेस मैनेजर था। बाद में इसका नाम बदलकर विंडोज़ रखा गया। क्या था? पहले इंटरफेस मैनेजर था, बाद में विंडोज़ रखा गया। कब किया गया इसको? 1985 में इसका निर्माण किया गया। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है, मतलब GUI पर यह आधारित है। इसमें ग्राफिक्स होता है। यह एक मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि MS-DOS सिंगल यूजर है, ठीक है। और क्या है? मल्टीटास्किंग नहीं था वो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यह उच्च स्तरीय भाषा पर आधारित है, और वो जो है कैरेक्टर बेस्ड, ठीक है, कैरेक्टर बेस्ड वाला था। वो कौन सा? MS-DOS। और यहाँ पे क्या है? विंडोज़ और DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर मल्टीटास्किंग की योग्यता है, ठीक है। मल्टीटास्किंग की योग्यता उसका क्या है? मुख्य अंतर है। और जो है मल्टी यूज़र भी है ये। कौन सा? MS विंडो। अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के महत्वपूर्ण संस्करण क्या क्या हैं? तो लेफ्ट साइड में वर्जन है, राइट साइड में ईयर है। किस ईयर में कौन सा वर्जन आया है वो यहाँ पे दिया गया है। और इसमें जो है विंडोज़ 3.0 से लेकर के विंडोज़ 2000 तक, इसमें जो है 32 बीट का क्या है? प्रोसेसर सपोर्ट करता है, ठीक है। 32 बीट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। और उसके बाद जैसे कि यहाँ पे XP है, XP से लेकर के विंडोज़ 11 तक जो अब तक आया है, उसमें जो है
विंडोज़ 11 तक वो 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो विंडोज़ 3.0 ये कब आया था सबसे पहले 1990 में, फिर 95 में क्या आया था विंडोज़ 95, फिर 98 में 98 आया था विंडोज़ का, फिर विंडोज़ ME कब आया 2000 में, फिर उसके बाद विंडोज़ 2000 कब आया 2002 में आ गया ये, ठीक है। फिर विंडोज़ XP कब आया 2004 में, विंडोज़ विस्टा कब आया ये आया 2007 में, विंडोज़ 7 2009 में, ठीक है। विस्टा कब आया 2007 और XP 4, XP कब आया 4, विस्टा 2007, अब उसके बाद विंडोज़ 7 2009, फिर 8 2012, फिर विंडोज़ 10 कब आया 2015, फिर उसके बाद विंडोज़ 11 2021 में आया, ठीक है। तो ये कब कब आया और कौन सा वर्जन कब आया वो यहाँ पे दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद इधर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में कौन कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहता है, नोटपैड रहता है, वर्ड पैड रहता है, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, पेज मेकर, पेंट, कैलकुलेटर, मीडिया प्लेयर, गेम, ये सब उसमें अंदर में क्या रहता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के रहता है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर में जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहता है वो कौन कौन सा है, नोटपैड, वर्ड पैड, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, पेज मेकर, पेंट, कैलकुलेटर, मीडिया प्लेयर और गेम।